हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूँ। स्टडी आईक्यू पर मेरी जो क्लास है अभी एक क्लास जा चुकी है जिसमें आपने पाठ्यक्रम को देखा, जिसमें मैंने अपना परिचय भी दिया था। उस परिचय और पाठ्यक्रम के बाद आज हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा क्या है या भाषा की उत्पत्ति। ध्यान दें, भाषा क्या है? ये सवाल खड़ा होता है कि भाषा क्या है। अगर हम भाषा क्या है के संदर्भ में अपनी बात को प्रकट करें, निस्संदेह मानव सबसे पहले, अगर हम इसकी वैज्ञानिकता की बात अभी नहीं करते, हम इसके अभी तथ्यात्मक चीज़ों की बात नहीं करते, लेकिन भाषा की उपज कैसे हुई होगी या भाषा कैसे जन्म ली होगी, इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। मित्रों, मनुष्य सबसे पहले जब अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी वेदना को, अपनी संवेदना को, अपनी बात को जब दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश किया होगा तो उसके सामने बड़े रास्ते, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उसको पता तो था नहीं ना कि मैं किस माध्यम से अपनी बात को, अपने दर्द को, अपने खुशी को जाहिर करूं। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि संकेतात्मक चीज़ों का प्रयोग किया। संकेतों के माध्यम से सबसे पहले मनुष्य ने अपनी बात कहना शुरू किया। जब वो संकेतों में दक्ष हो गया, संकेत समझने लगा, तो तब इसके बाद क्या हुआ, उसने ध्वन्यात्मक ढंग से यानी ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करने लगा। ये मानव की शुरुआती बात मैं बता रहा हूं कि भाषा कैसे जन्म ली, लिखित और मौखिक रूप में। तो जब ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात कहने लगा मनुष्य, तो धीरे धीरे ध्वनियों की पहचान हो गई। जैसे पे करने से क्या समझेगा, टें करने से क्या समझेगा, अगर खटखटाहट की आवाज़ आई तो क्या समझा जाए। जैसे हम सब बहुत सारी ध्वनियों से वैसे ही परिचित हो जाते हैं। अगर आप देखे होंगे कि घोड़े की टाप जो होती है, हम सुनते ही बता सकते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, जबकि ये ध्वनियों कोई सिखाया नहीं है, आप ऑलरेडी समझ जाते हो। बूंद की टपकने की जो आवाज़ होती है, वो जो ध्वनि होती है, उसे किसी ने बताया नहीं आपको, लेकिन आपने उसको महसूस किया, हाँ ये बूंद टपक रहा है। तो ये जो ध्वनियों की पहचान थी, मनुष्य ने ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात को कहने का तरीका अपना लिया। इसके बाद जब उसे ध्वनियों के माध्यम से ज्ञान हुआ और वो अपनी बात, अपने दुख, अपनी संवेदना, अपनी वेदना को दूसरे तक प्रकट करने लगा, तो इसके बाद धीरे धीरे अब यहां पर अगर आप देखें तो चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया। और मित्रों, आज भी जापान और चीन यानी चित्रों के माध्यम से, यानी चित्रलिपि जिसे कहते हैं आप, इसी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। यही कारण है कि चीन के जो राज हैं ये समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि चीन जैसे भी चाहे अपनी भाषा को व्याख्यायित कर सकता है, परिभाषित कर सकता है और उसको अनुवाद कर सकता है। चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपनी बातों को प्रकट करना शुरू किया और प्रकट करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब वह वर्णात्मक या वर्णों के माध्यम से या वर्णात्मक लेखन शैली या अक्षरात्मक, इसको लेखन शैली भी कहा जा सकता है, अक्षरों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने का कार्य किया। बात समझिएगा, यानी जो एक लंबा चलने लगा। अब यहां पर जब हम अक्षरों के माध्यम से लिखन शैली की शुरुआत मानते हैं, तो मानव उत्पत्ति का सबसे पहला जो लिखित साक्ष्य मिलता है कि मनुष्य सबसे पहले लिखना कहां से प्रारंभ किया, कौन सी पुस्तक लिखा, निस्संदेह मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ हमें दिखाई देता है। वो ग्रंथ देता है कौन सा? ऋग्वेद। इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, अपौरुषेय, क्योंकि ये किसी पुरुष के बस की बात नहीं थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में रहने वाले लोगों ने इसको लिखा था, क्योंकि ब्राह्मी लिपि इसके बाद आती है। अपौरुषेय कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि का जन्म इसके बाद हुआ था। उसी लिपि से लेखन शैली का जन्म हमारी देवनागरी लिपि का भी हुआ। कैसे भारत में खरोष्ठी, ब्राह्मी,
अम्राइक जैसी लिपियां का प्रयोग हमें वैसे देखने को मिल जाता है अशोक के यहाँ, अशोक महान के यहाँ उनके स्तंभों में। निस्संदेह ब्राह्मी ही हमारी देवनागरी लिपि के विकास की जननी है। ब्राह्मी लिपि निस्संदेह कैसी लिपि थी उसकी बात करने में यद्यपि बहुत क्लिष्टता होगी, आपको सिर्फ इतना जानना है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। आइए अब शुरुआत करते हैं। चूंकि ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का पहला लिखित साक्ष्य और लिखित ग्रंथ मिलता है, और अब इसकी कथा व्यथा को कुछ समझा जाए। हमने अब तक ये बताया कि मनुष्य ने किन किन माध्यमों से होते हुए लेखन शैली की शुरुआत की। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब देखो आप, भाषा क्या है सवाल उठा, तो ये संस्कृत, देखिएगा यह जो है संस्कृत भाषा के, ध्यान दें, यह संस्कृत भाषा के भास धातु से उत्पन्न हुई है। ये जो भाषा है वो संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुई है। मित्रों, अब सवाल ये है कि धातु किसे कहते हैं? धातु का मतलब होता है मूल। क्या होता है? मूल। जैसे हमने लिखा खा, ये मूल है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हमने लिख दिया खाया, अब ये मूल नहीं रहा। हमने लिख दिया खाता, यह मूल नहीं रहा। हमने लिख दिया खाना, यह मूल नहीं रहा। प्रायः एक मूल धातु के नव रूप बन जाते हैं, नव रूप बन जाते हैं। उससे भी अधिक बनने का प्रावधान है, लेकिन हम आपको नव दिखाते हैं। जैसे मैंने गा एक धातु लिया, गा ये धातु है, वैसे ही ये एक भास धातु है। कहीं कहीं भास धातु भी कहते हैं। भास धातु है और भास धातु है। तो गा में अगर हम देखें तो ये पहली क्रिया बनी गाना, दूसरा बना गानी, तीसरा बना गाने। वैसे ही गाता बनेगा क्या? गाती, और बनेगा क्या? गाते। वैसे ही क्या? गाया, और बनेगा क्या? गाई, और बनेगा क्या? गाएं। तो ये जितनी भी हैं लगभग कोई भी धातु, प्रायः सभी धातु में नहीं, हो सकता है कोई धातु न बने, प्रायः सभी धातुएं कम से कम 9 क्रियाओं में बदल जाती हैं। ये तो बात यहां पर हुई संस्कृत भाषा भास धातु से, भास नहीं वैसे भास धातु से उत्पन्न हुई है। भास धातु से जब ये उत्पन्न हुई है तो जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ कहना होता है। अब देखिएगा क्या कहना और क्यों कहना। जब हम अपने दुख और वेदना, संवेदना आदि को आप तक, और आपके दुख, संवेदना, वेदना, खुशी और हर चीजों को अपने तक जिस साधन के द्वारा आदान प्रदान कर लेते हैं उसी को भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात आप तक और आप अपनी बात हमारे तक पहुंचा देते हैं। यही आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को भाषा कहते हैं। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए उत्पत्ति को लेकर चलते हैं कि कैसे हिंदी तक का सफर हमारा हुआ। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद से लेखन की शुरुआत होती है। तो यहीं से शुरुआत करता हूं और चलते हैं उस पड़ाव तक, वहां तक समझने की कोशिश करते हैं जहां पर वाकई ये पाया जा सकता है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए देखते हैं। हमने कहा कि ऋग्वेद सबसे पहले तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में पहला स्थान संस्कृत को प्राप्त है। तो संस्कृत में भी सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा गया, निस्संदेह आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद लिखा गया। मानव उत्पत्ति का यह पहला ग्रंथ, इसके समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे अवेस्ता कहा जाता है। अवेस्ता कहा जाता है और यह कहीं और नहीं बल्कि ईरान में लिखा गया। ईरान में अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा गया था जो ऋग्वेद के समकालीन बताया गया। ऋग्वेद का समय विद्वानों ने 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, यानी यहां पर आप देखें 1500 BC जिसे आप कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। हम इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो ये समझिए 0 यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और उनके जन्म के बाद का समय 2 कंडीशन बनती है।
अब देखिएगा, ईसा मसीह के जीवन के पहले 1500 ईसा पूर्व, जिसे आप ऐसे समझें के पहले, तो ईसा मसीह के जीवन के पहले हुआ तो उसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? ईसा पूर्व कहा गया। इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं ईसा पूर्व, ऐसे। तो 1500 ईसा पूर्व में जब संस्कृत या पहला ऋग्वेद मिलता है, जिसे अपौरुषेय भी कहा जाता है, तो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। यहां से फिर कैलेंडर चालू हुआ 1499, 1400 मतलब 1498, ऐसे घटते घटते 5 4 3 2 1 और 0 हुआ, यानी 5 4 3 2 1 एंड 0। ये यहां तक हम पहुंचे तो 0 हो गया। अब यहां से जब चला 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते 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 आज हमारी जो अवस्था है वो पहुंच चुकी है 2019 और 2020 तक, यानी ये रहा। तो ये हम पहुंच चुके हैं 2020 तक। मित्रों, यानी हम कह सकते हैं ईस्वी, तो इन जिसको जो कहा गया वो कहा गया ईस्वी, और इन ईसा मसीह के बाद को ईस्वी, और ईसा मसीह के पहले के समय को क्या कहा गया? ईसा पूर्व कहा गया। तो ऋग्वेद जब ईसा मसीह पैदा होते उसके पहले से ही लिखा गया, यानी कब? 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अंग्रेजी में इसी को बीसी कहते हैं और इसको एडी कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब अंडर टू। तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखें, ऋग्वेद का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व बताया गया, लेकिन संस्कृत के 2 रूप हमारे सामने आए। ऐसा नहीं संस्कृत 2 भागों में बटी, बल्कि हम इसको 2 रूप देख लेते हैं। एक का रूप का जो नाम था, इसे कहा गया वैदिक संस्कृत। क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत कहा गया। मित्रों, वैदिक संस्कृत कहा गया, तो दूसरे को कहा गया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अलावा इसे कहा जाता है उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को इसके अलावा इसे कहा गया है ब्राह्मण संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत में चूंकि 4 वेदों का निर्माण हुआ, 4 वेदों का, यानी आप इसको ऐसे समझें, 4 वेदों का निर्माण हुआ। वो 4 वेद कौन कौन से थे? तो एक को कहा गया, आप जिसको देख चुके हैं, ऋग्वेद। दूसरे को कहा गया यजुर्वेद। तीसरे को कहा गया सामवेद, और चौथे को कहा गया अथर्ववेद। ये 4 होते हैं। इन चारों वेदों को मिलाकर एक शब्द में इनको संहिता भी कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। 4 वेदों को लिखने के कारण इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। किसको कहा गया? 4 वेदों को लिखा होने के कारण प्रथम संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया, और इसकी जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 1000 ईसा पूर्व तक इस वैदिक संस्कृत का प्रभाव हमें दिखाई देता है। मित्रों, यानी आप कह सकते हैं का प्रभाव ये, लेकिन एक विवाद है, बात को मैं समझाना चाहता हूं। ये तीनों जो वेद हैं, इन तीनों वेदों की जो भाषा है वो पूरी तरह से लौकिक संस्कृत की भाषा है, लेकिन ज्यादातर विद्वान उससे सहमत हैं। परंतु साक्ष्य कहता है कि ऋग्वेद की भाषा और इन तीनों वेदों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। यही कारण है कि काफी विद्वान तीनों ग्रंथों को लौकिक संस्कृत के अंतर्गत भी रख देते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जहां हम आपको बता रहे हैं आप वही समझें। लौकिक संस्कृत का समय क्या है? जी हां, लौकिक संस्कृत का समय निकला
1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी आप इसको अपने ढंग से समझ लें। ये तो लौकिक संस्कृत में, अब देखिए लौकिक संस्कृत इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण संस्कृत क्यों कहा गया, क्योंकि यहीं पर मनुस्मृति और ब्राह्मण तत्व का, जिसमें कर्मकांडी जीवन और बाह्य आडंबरों का पूरा बेमेल भंडार मिलता है, यहां से आपकी शुरुआत होती है। और इसमें सबसे पहले रामायण, जो कि श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना जाता है, वाल्मीकि जी ने इसी लौकिक संस्कृत में रामायण लिखा, और इसी में महाभारत जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ भी लिखा गया वेद अभ्यास के द्वारा। इतना ही नहीं मित्रों, उपनिषद भी लिखे गए, और उपनिषदों की संख्या आप सब जानते हैं 108 थी। इसके साथ साथ इसमें वेदांग भी लिखे गए, वेदांग भी लिखे गए। अच्छा, इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, उपनिषद को वेदांत भी कहा गया। अरण्यक भी इसी में लिखा गया, इसी भाषा में। इसी में अगर हम देखें तो इसी में पुराण भी लिखा गया, और 1-2 पुराण नहीं बल्कि पूरा के पूरा आप जानते हैं 18 पुराण लिखे गए। उपनिषद कितने लिखे गए जी? 108 लिखे गए। और भी अगर हम देखें तो उपपुराण और उपवेद अगर लिखे गए तो उपवेद कितने थे? जी हाँ, 4 थे। उपवेदों की संख्या इसी में हुई। उपपुराणों की संख्या भी कितनी पाई जाती है? 18 पाई जाती है। इन सभी का जो लेखन कार्य था वो लौकिक संस्कृत में हुआ। कहाँ तक इसका पीरियड दिखाई देता है? वो 1500 ईसा पूर्व तक हमें दिखाई देता है। मित्रों, इसके बाद ये जो वैदिक संस्कृत थी यहीं ठहर गई। आम जनता, पढ़े लिखे लोगों को वो समझ में नहीं आई, वहीं पर उसका विस्तार रुक गया। लेकिन लौकिक संस्कृत आगे बढ़ी। लौकिक संस्कृत को भी पढ़े लिखे लोग ही बोल पाते थे, लेकिन आम जनता जो सबसे पहले बोल रही थी, आम जनता बोल रही थी पाली में। यही कारण है कि उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत से पहली भारतीय भाषा, पहला भारत की प्रथम देशी जनभाषा, भारत की प्रथम देशी जनभाषा का जन्म हुआ। तो भारत की प्रथम देशी जनभाषा या देश भाषा किसे कहते हैं? पाली को कहा जाता है। देखेंगे पाली का जो समय है वो विद्वानों ने बताया है कि 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, यानी तक जब ईसा मसीह जन्म लेते हैं तब तक हमारे यहां पाली का भी समय खत्म हो चुका था। पाली में अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के तमाम ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार जिस भाषा में किया वह पाली कहलाया। भारत की आम जनता, अनपढ़ जनता, अशिक्षित जनता, ज्यादातर लोग इसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि पढ़े लिखे लोगों की भाषा लौकिक संस्कृत या आपकी उत्तर संस्कृत रही थी। मित्रों, पाली की अगर हम बात कर लें तो पाली में हमने बताया आपको कि बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और आम जनता भी इसका प्रयोग कर रही थी। मित्रों, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो पाते हैं कि पाली के बाद एक और नवीन भाषा का जन्म हुआ जिसे प्राकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे प्राकृत कहा जाता है। और अगर हम प्राकृत को पूरी तरह से देखें और समझें तो आप पाएंगे प्राकृत का जो समय है वो है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, मतलब फर्स्ट जो है ईस्वी से 500 ईस्वी तक के समय को प्राकृत का समय कहा गया। भारत की प्रथम देशी जनभाषा या प्रथम देशी भाषा किसे कहते हैं? देशी भाषा। तो आप जानते हैं कि देशी भाषा पाली को कहा जाता है। जैन धर्म के लोगों ने, जैन धर्मी जो लोग थे, इन्होंने अपने जो धर्म का विस्तार था वो प्राकृत भाषा में किया। जाहिलों, गंवारों और जंगलों में रहने वालों की भाषा होने के कारण इसे
मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा भी कहा गया। आ रहा होगा आनंद निसंदेह, क्योंकि ये जो मैं वर्गीकरण आपको दिखा रहा हूं निसंदेह कठिन होगा, आपको समझ में भी निश्चित तौर पे आ रहा होगा। समय दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को 15 मिनट तक भी देख लिया, 15 मिनट तक या उससे जैसे ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, आपको हर चीज समझने में आ जाएगी और आज आपको पता चल जाएगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन धर्मियों ने, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि बौद्ध धर्म तो बाद में आया था, जैन पहले आए थे, तो जैनों ने बाद वाली भाषा क्यों ली और बौद्धों ने पहली वाली भाषा को क्यों लिया? जी हाँ, ये सवाल आप में जरूर उठना चाहिए और क्यों ना उठे, लाजमी भी है। तो बता ही देता हूं कि बौद्ध धर्म में शिक्षित और पढ़े लिखे लोग, लेखन कार्य करने वाले लोग पहले हुए और जिस भाषा में वो जी रहे थे उसी में लिखना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे लोगों का आगमन जैन धर्म में बाद में हुआ और जब तक वो कुछ लिखते तब तक जो है प्राकृत ने अपना रूप धारण कर लिया था, तो उन्होंने उसी भाषा में लिख लिया। हमारा जो सफर है वो जैनों तक हो चुका है। अब आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं, जिसमें चारों वेदों का निर्माण हुआ हो, उसका समय क्या है, 1500 से लेकर के 1000 तक। इसमें कितने वेद लिखे गए? जी हाँ, 4। चारों को एक शब्दों में क्या कहा जा सकता है? जी हाँ, संहिता कहा जा सकता है। लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं? जी हाँ, उसी को ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं और उत्तर संस्कृत भी कहा जाता है। इसका समय 1000 से लेकर के 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदांग, अरण्यक, पुराण और उपवेद लिखे गए। इसके बाद भारत की प्रथम देशी भाषा व जनभाषा का जन्म होता है, जिसे पाली कहते हैं। क्यों इसको देशी भाषा कहा गया? क्योंकि जो भारत की गंवार जनता थी, अनपढ़ जनता थी, ज़्यादातर जो लोग थे वो संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं बोल पाते थे। उन सभी यानी कि 80% 90% जनता जो पाली का प्रयोग करती थी, यही कारण है भारत की प्रथम देशी भाषा होने का गौरव पाली को प्राप्त हुआ। इसमें बौद्ध धर्म ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं तो एक और नवीन भाषा का जन्म होता है, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं। इसका समय 500 से लेकर प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक पहुंचता है और इसमें जैन धर्मियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसे मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। यहां तक का सफर हमने तय कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। हमने प्राकृत देखा था। अब उस प्राकृत के बाद एक नवीन भाषा जन्म ली, जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जी हां, अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का अगर हम अर्थ समझें तो इसको कहते हैं बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई भाषा, या इसी को कहते हैं भ्रष्ट भाषा। क्या कहते हैं? जी हां, भ्रष्ट भाषा कहते हैं। अपभ्रंश जो है, ध्यान दें, अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा गया है, अवहट्ट भी कहा गया है। इसे अविहत्था भी कहते हैं और इसे अवहट्ट भी कहा जाता है। ध्यान दें, अपभ्रंश का जो समय है वह बताया जाता है कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पहुंचता है, यानी हम कह सकते हैं 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक। अब एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, कब से हुआ? तो 10वीं शताब्दी के बाद हुआ, यानी हिंदी का उद्भव 10वीं शताब्दी के बाद माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही तो हिंदी निकलेगी। अब देखिएगा, 500 यानी आप थोड़ा सा ये देख लें, 500 AD टू 1000 AD, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो अपभ्रंश का माना गया। और देखिए, अपभ्रंश में स्वयंभू लेखक हुए, पुष्पदंत हुए, जीनदत्त सूरी हुए, अब्दुल रहमान हुए और भी बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल अपभ्रंश साहित्य को मजबूत किया, बल्कि हमें कुछ चीज़ों को भी जानकारी दी। जैसे अपभ्रंश के साहित्य में अगर स्वयंभू को आप पढ़ें तो स्वयंभू ने अपने पौमचर्यु नामक ग्रंथ में बताते हैं कि राम की माता का नाम सुबाला था, जबकि पुष्पदंत उनकी माता का नाम अपराजिता बताते हैं।
अब राम की कथाओं में भी द्वंद्व खड़ा हो गया, क्योंकि दोनों विद्वान अपभ्रंश के हैं और दोनों अलग अलग बताते हैं। कहने का मतलब हमारा जो साहित्य है वह साहित्य इतना प्रौढ़ है, इतना मजबूत है कि इसमें प्रश्न बहुत खड़े होते हैं। मित्रों, जिस पर प्रश्न चिन्ह लगे और जितना ही प्रश्न खड़ा हो, निसंदेह व्यक्ति की ताकत वही है जब तक आप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहे। मृत्यु के बाद आपने देखा है किसी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए? तो यानी जब भाषा पे, जब धर्म पर, जब व्यक्तित्व पर, जब किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, निसंदेह आपको गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारे में अभी जान बाकी है और अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो कभी दुखी मत होया करें, आप रिलैक्स होकर के ये महसूस करें कि राम की कथा हो या किसी भी ढंग की और धर्म के बारे की बात कथा हो, अगर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उनका उत्तर नहीं मिल रहा है, निसंदेह मानिए कि औकात से बाहर की बात है। आइए बात समझते हैं। अब यहां से शुरू हुआ अपभ्रंश का तांडव। अपभ्रंश 7 रूपों में हमें मिलता है। 7 रूपों में अपभ्रंश हमें दिखाई देता है। यानी अगर हम देखें तो यह 7 रूपों में जब दिखता है तो वो 7 रूप कौन कौन से हैं? अपभ्रंश यहीं से विकृत हो गया। जब अपभ्रंश विकृत हुआ तो उसके जो 7 रूप थे वो महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हीं 7 में से हिंदी का जन्म होगा। आइए समझते हैं। पहले अपभ्रंश को कहा जाता है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या कहा जाता है? सौर सेनी अपभ्रंश। ये पहला अपभ्रंश था। दूसरे को क्या बोले? जी हां, दूसरे को कहा खस अपभ्रंश। तीसरे को कहा ब्राचड़ अपभ्रंश। चौथे को कहा मागधी अपभ्रंश। पांचवें को कहा महाराष्ट्री अपभ्रंश। छठे को अगर हम देखें तो छठे को कहा जाता है पैसाची अपभ्रंश। और 7वें को कहा जाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये 7 अपभ्रंश का जन्म हुआ। इन 7 अपभ्रंशों के जन्म में अब इनसे क्या चीजें निकलती हैं? इस अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं का जन्म हुआ। एक प्रश्न अभी पीसीएस में पूछा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि हिंदी की कितनी उपभाषा व बोली होती है? हिंदी की कितनी उपभाषा व बोली होती हैं? आप स्पष्टतः बता सकते हैं हिंदी की 5 उपभाषा व ऑप्शन में 17 दिया था, 17 बोली। तो मित्रों, भारत के भूभाग में, भारतीय भूभाग में 17 बोलियां हैं, परंतु भौगोलिक विस्तार में, हिंदी के भौगोलिक विस्तार को अगर देखें तो इसमें बोला था ना कि 17 बोलियां, उसमें ऑप्शन दिया था। तो जी हां, 5 उपभाषा 17 बोली जो भारतीय भूभाग में है। लेकिन जब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो नेपाली को लेकर के 18 बोलियां हो जाती हैं। बताऊंगा कैसे और दिखाऊंगा भी कैसे, ऐसा नहीं है कि वैसे हवा में। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से निकला क्या? गुजराती। इससे निकला क्या? पश्चिमी हिंदी। और इससे निकला क्या?
राजस्थानी हिंदी। आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द के पीछे हिंदी आ रहा है वो उपभाषा है। तो अभी तक कितनी उपभाषा आपको मिली? एक और ये दो उपभाषा आपके सामने है। अब आइए खस की बात करते हैं। खस से एक निकला पहाड़ी हिंदी। अब ये तीसरी उपभाषा है। कितनी उपभाषा हिंदी की होती हैं? जी हां, 5 होती है। अब उन 5 में हम 3 तक का सफर तय कर चुके हैं। प्राचीन से जो भाषा निकली उसे सिंधी कहते हैं। अच्छा, आपको आप चिंता हो सताने लगेगी धीरे धीरे कि ये याद कैसे होगा। वो छोड़ दो ना, हम याद करा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें, बस समय तो दीजिए। पहाड़ी हिंदी, ब्राचड़ से निकला क्या? सिंधी हिंदी। मागधी से क्या निकला? यानी मागधी अपभ्रंश का क्या उपक्रम है? तो मागधी अपभ्रंश को हम देखें तो इसमें सबसे पहले निकलता है बिहारी हिंदी। तो ये हो गई हमारी चौथी उपभाषा। इसी से निकला बांग्ला, इसी से निकला उड़िया, और इसी से निकला था असमिया। इतनी भाषाओं की जननी थी मागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्री से केवल एक ही अपभ्रंश का उदय हुआ जिसे आप मराठी कहते हैं। एक ही भाषा का जन्म हुआ जिसे आप मराठी कहते हैं। पैसाची की बात कर लें तो पैसाची की अगर हम बात करें तो पैसाची में 2 भाषाओं का या 2 बोलियों का रूप मिलता है। एक को कहा जाता है पंजाबी और दूसरे को कहा जाता है लहदा। लहदा, पंजाबी और लहदा 2 भाषाओं का जन्म पैसाची अपभ्रंश से हुआ। अब बचती है आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसकी जो बोलियां हैं, इसकी बोलियों को हम यहां दर्शाते हैं। इससे केवल एक ही निकली जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी हिंदी कहते हैं। तो अब तक कितनी मिल गई हमें? कितनी उपभाषाएं मिल गई? ये 5। दिखाते हैं कौन कौन सी। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हिंदी की 5 उपभाषा मिल गई। अब आपके दिमाग में खटक रहा होगा 17 बोली नहीं नजर आ रही है, कहां है? ये जहां उपभाषा, जहां हिंदी लगा वो उपभाषा है, जहां हिंदी नहीं लगा वो भाषा है। यानी गुजराती भाषा है, सिंधी भाषा है, अपभ्रंश की में जो मराठी है वो भाषा है, पंजाबी जो है वो भाषा है। बात समझिएगा। अगर भारतीय संविधान की उस 22 भाषाओं की बात करूं जिनका वर्णन हमें मिल जाता है, अगर उस 22 भाषाओं की बात करूं तो केवल एक ही बोली नजर आती है मित्रों। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एक बोली है 22 वर्णित भाषाओं में, कौन सी एक बोली है? जी हाँ, मैथिली ही एक ऐसी है जो उसमें बोली है। बाकी जितनी भाषाएं उसमें ली गई हैं सभी की सभी भाषा है, बोली नहीं है। तो देखिएगा, ये 5 उपभाषाएं हो गई। अब इन्हीं 5 से मैं 17 बोलियों को निकालता हूं। आप देखिएगा, इससे यानी आपकी पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी और कन्नौजी। ध्यान दें, कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली को सबसे पहले कौरवी किसने कहा था? जी हां, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी को सबसे पहले खड़ी बोली कहा था मित्रों। अच्छा देखेंगे, अब ये 5 बोलियां हमें मिल गई। ढोड़ना कितना है? 17 और नेपाली को लेकर 18। अब देखिए, इसमें से 4 निकली। किसमें से? जी हां, राजस्थानी से। एक को कहा गया
मेवाती। क्या कहा गया? जगह ही कम पड़ रही है। क्या कहा गया? ऐसे देख लें राजस्थानी को, एक को कहा गया मेवाती, दूसरे को कहा गया मारवाड़ी, तीसरे को कहा गया जयपुरी, और एक को कहा गया मालवी। इसको कहते हैं उत्तरी राजस्थानी, इसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, इसको कहते हैं पूर्वी राजस्थानी, और इसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। तो इन चार का हो गया, यानी 5 बोली आप यहां पा गए, 4 बोली आप यहां पा गए, तो 5 4 9 बोली आपको मिल गई। अब रही बात पहाड़ी हिंदी में तीसरी उपभाषा ही है। पहली दूसरी से हमें 9 मिल गए हैं, अभी 9 और खोजना है। तो पहाड़ी से 3 मिलते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं तो देखेंगे। एक है गढ़वाली, गढ़वाली, दूसरी है कुमाऊनी, कुमाऊनी, और ये नेपाली जो कि भारत के बाहर से मानी जाती है। तो अब देखें 5 4 9 3 12 बोलियां आपके सामने हैं। अगली जो हिंदी है, उपभाषा है, वो कौन सी है? जी हाँ, बिहारी है। तो इसकी बोलियां यहां बता दे रहे हैं। 3 बोलियां इसमें से भी आती हैं। तो 3 बोलियां वो इसमें कौन कौन सी हैं जरा समझेंगे। एक है मगही, एक है मैथिली, और दूसरी है भोजपुरी। तो ये 3 बोलियां किससे निकली? बिहारी हिंदी से। तो अभी देखें 4 5 9 3 12 3 15 बोली होगी। बिहारी हिंदी आपकी 5वीं उपभाषा है, इससे भी निकली 3। अब वो कौन कौन सी? एक तो हुई अवधी, दूसरी हुई बघेली, और तीसरी हुई छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां, ये 3 बोलियां, 6, और ये 3 बोलियां 9, ये 5 बोलियां 9 5 14, और वो 4 18 बोलियां हो गई। तो हिंदी की कितनी उपभाषा होती हैं? जी हाँ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी 5 होती हैं। उनमें कितनी बोलियां होती हैं? भारतीय भूभाग में 17 और कुल 18 बोलियां होती हैं। अब आपको चिंता सता रही होगी कि याद कैसे होगा, सवाल उठा ना। तो मैं देखता हूं कि कितने लोगों को ये चिंता है, जल्दी से आप लोग इसको बताएं। चलिए चिंता को दूर करते हैं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आप सीखने आए हो और आनंद लेने आए हो। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप कम समझ पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग करके हम समझाते हैं। अब देखो, आप भूल के दिखाओ। अभी तक तो मैंने सारा विस्तार बता दिया, अब आपको ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये वादा है मेरा। पहली उपभाषा क्या थी? जी हां, पश्चिमी हिंदी थी। अब उसमें कितनी बोलियां आपको मैंने दिखाया था? 5। कहोगे कौन कौन से? तो मैंने कहा था पहली है बांगरू, दूसरी है बुंदेली, तीसरी थी ब्रजभाषा, और चौथी थी कौरवी, जिसे हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली। और 5वीं कौन सी थी? कन्नौजी। जी हां। अब ये 5 बोलियों को याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया क्या? बाबू, बकौ, कन्नौजी पश्चिम में। ये बराबर पूछता है कि खड़ी बोली का जन्म किस हिंदी से हुआ, किस उपभाषा से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी से। किस अपभ्रंश से हुआ? तो आप अभी देखे हैं कि सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है। अब बाबू, बकौ, कनौजी पश्चिम में, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, ध्यान दें, ब से ब्रजभाषा, कौ से कौरवी,
और कन्नौजी से। कन्नौजी कहाँ है ये सब? पश्चिमी हिंदी में। भूलिए आप, 3 बार बोले, बाबू बको कन्नौजी पश्चिम में, बाबू बको कन्नौजी पश्चिम में। अब आप भूल के दिखाओ, आप भूल के दिखाएं, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, आपने देखा था इसी में पश्चिमी हिंदी में ही, पश्चिमी हिंदी नहीं, आपने सौरसेनी में ही देखा था राजस्थानी हिंदी। क्या देखा था? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में हमने बताया था 4 होती हैं। एक को कहा जाता है मालवी, दूसरे को कहा जाता है मारवाड़ी, तीसरे को कहा जाता है जयपुरी, और 5वें को कहा जाता है, चौथे को मेवाती। ये 4 बोलियों का जन्म राजस्थानी हिंदी से हुआ, मैंने बताया था। तो 5 यहां मिली और 4 यहां मिली। इसमें भी मैंने बताया था कि मालवी को दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है, मारवाड़ी को पश्चिम राजस्थानी कहा जाता है, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, और इसको उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। ये तो हुआ। अब इसको याद कैसे करोगे? तो मैंने सूत्र बनाया कि मामा जमे राजस्थान में। कहां जम गए? मामा जमे राजस्थान में। जो मामा थे वो राजस्थान में जाकर जमा लिए अपना। तो मां से मालवी, मां से मारवाड़ी, जा से जयपुरी, और में से मेवाती। कहां से बोली जाती है? जी हां, राजस्थानी हिंदी से। 2 उपभाषाओं को क्लियर कर चुका हूं। आपको सिर्फ याद करना है पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये 3 बोलियां याद रखना बस। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत एक उपभाषा आपको याद करना, बाकी 4 हम अभी याद कराई देते हैं। 2 हो गया। तीसरा देखें, तीसरे को कहा जाता है, जो कि निकला है आपके खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से निकला तो क्या हुआ? पहाड़ी हिंदी। इसको आपको याद करना है, इसको छोड़ दें, इसको आपको याद करना है। ट्रिक मैं 4 का देता हूं, एक यही आपको याद कर लेना है कि पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी है, गढ़वाली है और नेपाली है, खस में, खस अपभ्रंश के अंतर्गत। अब जो हमको एक और बिहारी हिंदी नजर आती है, बिहारी हिंदी, इसमें कितनी बोलियां थी मित्र? जी हां, 3 थी। एक थी मैथिली, एक थी इसमें मगही, और एक थी इसमें भोजपुरी। ये 3 थी। अगर इसको याद करना हो तो आप कह सकते हैं कि मैम भोजपुरी कहाँ मिलेंगी? मैम भोजपुरी अगर आपको ढूंढना हुआ तो मैम भोजपुरी कहाँ मिलेंगी? जी हाँ, बिहार में। मैम भोजपुरी कहाँ? बिहार में। मैं से मैथिली, मां से मगही, भोजपुरी से भोजपुरी, कहाँ? बिहार, यानी बिहारी हिंदी में। अब आप भूलेंगे नहीं। 3 हो गया। चौथी हिंदी कौन सी थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भी कितनी बोलियां थी? इसको हम यहां लेके चलते हैं। कितनी बोलियां थी? 3 थी। एक क्या कहलाती है? अवधी कहलाती है। दूसरी क्या कहलाती है? बघेली कहलाती है। और तीसरी क्या कहलाई? जी हाँ, छत्तीसगढ़ी कहलाई। अब अगर इसको याद करना हो तो क्या कहेंगे? अब छत्तीसगढ़ी पूरब में या पूर्वी हिंदी में, या पूरब में, पूरब का मतलब पूर्वी हिंदी में। ध्यान दें, अब ये सूत्र आप भूलेंगे नहीं और ये सारी चीजें आपसे कभी गलत होंगी नहीं। पूछ लिया कि ब्रजभाषा किस उपभाषा से जन्मा? पश्चिमी। पूछा कि मारवाड़ी या जयपुरी किस उपभाषा से जन्मी? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से है? जी हाँ, सौरसेनी। बिहारी अपभ्रंश किससे है? जी हाँ, बिहारी अपभ्रंश किससे है? मागधी अपभ्रंश से। किससे है? मागधी अपभ्रंश से। अगर आपसे पूछ लिया पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ,
अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ये सारे प्रश्न आपके अब गलत नहीं होने चाहिए। तो अब देखें पूर्वी हिंदी में कितनी, अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी में कितनी, मैम भोजपुरी, मैथिली मगही और भोजपुरी। राजस्थान में क्या, मामा जमे राजस्थान में, मालवी मारवाड़ी जयपुरी मेवाती। और पश्चिमी हिंदी में क्या, बाबू बको कनौजी, बाब गंगरू बुंदेली ब्रजभाषा कौरवी कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी में बोले जाते हैं। आशा है कि हिंदी की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी, हिंदी का सफर आपको समझ में आ गया होगा। अब यही हिंदी का जो समय है अगर आप देख लें तो 1000 ईस्वी से अब तक ही माना जाता है, अब तक जो चल रहा है। और इसी हिंदी खड़ी बोली का हमें आपका व्याकरण पढ़ना है। अगली क्लास में और तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। आशा है कि यह क्लास आपको बहुत ही ताकत, संवर्धन और बुद्धि प्रदान की होगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, सब बखैर। जय हिंद, जय हिंदी।